Hello everyone. So once again I welcome you all on this channel. From today onwards we will cover the syllabus of GS4 ethics टॉपिक वाइज। जो यूपीएससी ने अपना सिलेबस दिया है एथिक्स का, उसमें हमारे पास 7 यूनिट्स हैं, 7 यूनिट्स। उन यूनिट्स के अंदर कुछ कुछ सब टॉपिक्स हैं, तो वो टॉपिक्स जो हैं किसी किसी यूनिट के टॉपिक के साथ ओवरलैप कर रहे हैं या फिर इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है। दिस इज़ द मेन रीज़न। अगर हम टॉपिक वाइज सिलेबस कवर करेंगे तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी कि टॉपिक की बजाय यूनिट वाइज सिलेबस को कवर करना इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे हम यूनिट वाइज भी कवर करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल गो थ्रू टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आएगा यूनिट नंबर 1 में, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसके अंदर जो पहला टॉपिक है इजेंट्स ऑफ एथिक्स। हम इजेंट्स ऑफ एथिक्स को आज कवर करने की कोशिश करेंगे। सो बिफोर गोइंग फर्दर, मुझे एक चीज़ समझानी बहुत ज़रूरी लग रही है बिफोर गोइंग डीप इनटू द सिलेबस, कि सोसाइटी और एथिक्स आपस में कैसे मिले हुए हैं और क्यों हमें एथिकल कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए, या फिर सोसाइटी का इससे रिलेशन कैसे है। बिकॉज सोसाइटी है तो एथिक्स है, सोसाइटी नहीं है तो एथिक्स नहीं है। दिस इज़ द मेन रीज़न। अब सोसाइटी की अगर आप क्रक्स या फिर डेफिनेशन इन शॉर्ट डिस्क्राइब करें सोसाइटी को, तो क्या है? इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। यानी कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जब ऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी कि ऑर्गेनाइज, यहाँ पे जो मेन वर्ड ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी जब एक साथ आते हैं फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स, तब उसको सोसाइटी कहा जाता है। दिस इज़ द क्रक्स ऑफ सोसाइटी। इतने में हम सोसाइटी को डिफाइन कर सकते हैं। और इनके अंदर क्या होता है? दे शेयर कस्टम्स, लॉज, रूल्स एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ों को ये शेयर आपस में करते हैं, दैट्स वाई दे आर सोसाइटी। सो इतना ही, ये हमें जीएस पेपर 1 में भी बहुत काम आएगा, सोसाइटी को समझना और उसका रिलेशन। अब सोसाइटी बनती कैसे है? इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, ये बहुत इजीली इसको डिपिक्ट कर सकता है। आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं भी जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इन एग्जामिनेशन, कि इंडिविजुअल इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो सोशल ग्रुप बनता है। अब वही सोशल ग्रुप जब ऑर्गेनाइज्ड होता है फॉर कॉमन पर्पस, तो सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। दिस इज़ द फ्लो ऑफ डायग्राम, कि पहले इंडिविजुअल सोशल ग्रुप बनेगा, फिर सोशल ग्रुप से वो सोसाइटी फॉर्मेशन होता है। अब सोसाइटी की बेटर फंक्शनिंग के लिए, जो सोसाइटी है उसको अच्छे से चलाने के लिए बहुत सारे सिस्टम सोसाइटी बनाती है, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जुडिशल सिस्टम। तो इन सभी सिस्टम की वजह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें समाज में दिखाई देता है। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ ये है कि वाई वी शुड फॉलो द एथिकल नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। हमें फॉलो करने की ज़रूरत ही क्या है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी मर्ज़ी से कोई डिसीजन ले लूँ इंडिपेंडेंटली, बिना कुछ सोचे समझे, बिना सोसाइटी को देखते हुए? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन जब ले सकते हैं जब आप किसी सिक्लूडेड प्लेस पे रह रहे हो, जहाँ पे आसपास कोई ना हो। बिकॉज अगर आप समाज को देखे बिना कोई भी डिसीजन लेते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट होगा। ऐसा एक थिंकर ने इसको एक्सप्लेन किया है, ऐसा एक थिंकर ने इसको एक्सप्लेन किया है कि व्हेन हम जब किसी सोसाइटी में रहते हैं, पीपल रिसीव सम फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ और सिक्योरिटी फ्रॉम दैट सोसाइटी। अगर आप किसी जगह से कुछ ले रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ भी बनता है टू पे बैक। तो वो पे बैक कैसे करते हैं? तो वो थिंकर ने आंसर दिया है, when we are taking identification or security from the society, then we also bears responsibility towards the society. So that is the main reason we have to follow or uphold the norms or ethical principles of the society to live in the society peacefully. हम ये ठीक है कि इंडिविजुअली हम डिसीजन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बट समाज के कुछ जो एथिकल चीज़ें उनको फॉलो करके अगर डिसीजन ले तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है जीने के लिए। और ये भी ज़रूरी है, जब कुछ चीज़ें एथिक्स के नाम पे गलत हो रही होती है उनको डिफेंड भी करना ज़रूरी होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी। ये भी ज़रूरी है। बस मैंने जो बताया वो ये बताया कि एथिकल होना क्यों ज़रूरी है और क्यों एथिक्स की बात करते हैं, बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये सोसाइटी के बारे में था।
अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक। जैसा कि मैंने बोला था कि इसेंस ऑफ एथिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। तो इसेंस ऑफ एथिक्स के अंदर जब हम किसी चीज़ का इसेंस बताते हैं तो इसेंस का मतलब होता है सारांश। हिंदी के अंदर सारांश इसको कहते हैं, या फिर सार तत्व, जिसके द्वारा किसी भी चीज़ को बहुत ही कम शब्दों के माध्यम से या बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग करते हुए उसको बेहतरीन तरीके से समझा पाएँ। In English, it is intrinsic value or main characteristic or aspect of the entity. For example, ये पेन है, इसका अगर मैं इसेंस बताऊँ तो सिंपली वी कैन से इट इज़ ऑफ ब्लू कलर एंड इट इज़ यूज टू राइट समथिंग। तो ये इसका इसेंस है। इसके पेरीफेरल हम कुछ भी इसको डिस्क्रिप्शन देते रहें वो ठीक है, लेकिन जो इसेंस था वो इतना ही था कि ये ब्लू कलर का है और लिखने के काम आता है। तो सेम एज इट इज़, ये तो एंटिटी थी, हमने आसानी से इसको डिफ़ाइन कर दिया, इसका इसेंस बता दिया। बट व्हाट अबाउट एथिक्स? जब हम इसेंस ऑफ एथिक्स बताएंगे, हमारा जो मेन मोटो ये है कि पेपर में हमें 150 शब्दों के अंदर या फिर 250 शब्दों के अंदर, इन 50 वर्ड्स और इन 250 वर्ड्स, हाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द टॉपिक इसेंस ऑफ एथिक्स। अगर हम खुद से ही क्वेश्चन बना लें तो हमारा सबसे पहले क्या होगा? अब ये तो एक पूरा का पूरा आइडिया है, एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे, इसका इसेंस कैसे बताएंगे? सिंपली वी कैन डिफाइन इसेंस ऑफ एथिक्स ऑन द बेसिस ऑफ, या तो हमें उसकी डेफिनेशन पता हो, उसके साथ साथ अगर हम ये ऐड कर दें कि क्या एथिक्स नहीं होता है, जो उसके सिमिलर तो लगते हैं, इक्वल टू लगते हैं, बट एथिक्स नहीं होते इन रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मोरालिटी इज़ वेरी मच सिमिलर टू एथिक्स बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली एथिक्स। ऐसी रिलीजन, ऐसी फीलिंग्स, कल्चरल नॉर्म्स, लॉज, ये सारे एथिक्स के इक्वल हैं बट नॉट सिमिलर टू एथिक्स। तो हम इसको भी डिफाइन करेंगे विद इन द एसेंस ऑफ एथिक्स। ये एथिक्स एंड सोसाइटी मैंने बता ही दिया, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस एसेंस ऑफ एथिक्स के अंदर हमारा रोल बस इतना ही है कि डेफिनेशन ऑफ एथिक्स एंड व्हाट इज़ नॉट एथिक्स। तो एसेंस ऑफ एथिक्स में इतना ही। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स। In the last lecture, I have described ethics in relation with values, attitude, behavior। इन सब के साथ मैंने उसको रिलेट करके एथिक्स को बताया था कि मोरालिटी और एथिक्स इन सब में क्या रिलेशन है। लेकिन इन जनरल जब हम एथिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे तो वो जो एप्ट डेफिनेशन है वो ये है, इससे ज़्यादा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जितना ज़्यादा हम लिमिटेड रहेंगे अपने नोट्स के अंदर उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ये बहुत ही एप्ट डेफिनेशन है। मैंने बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स देखे हैं, उन्होंने जो लिखा है उनमें से कुछ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी या कुछ कुछ वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट थे बस वही मैंने मेंशन करें। अगर आपको और अच्छी डेफिनेशन मिलती है तो आप ऐड कर सकते हैं, बट दिस इज़ एप्ट। सो इट इज़ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स विच सोसाइटी प्लेसेस ओवर इटसेल्फ। इतनी सी डेफिनेशन है, लेकिन अभी सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ये आए कहाँ से, उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे तो और बेहतर हो जाएगा। दीज सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स आर, ये कैसे बने हैं? दीज आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस। कंसेंसस हुआ तभी तो सेट ऑफ स्टैंडर्ड सोसाइटी ने एक्नॉलेज किए। एंड दीज प्रेस्क्राइब्स व्हाट ह्यूमन ऑट टू डू, कि इंसान को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द आइडियल ह्यूमन कंडक्ट। इट हेल्प्स अस टू चूज, इट गाइड्स बिहेवियर एंड एक्शन, जैसा कि हमने लास्ट बेसिक्स वाले लेक्चर में देखा था। अब हम देखते हैं, ये तो डेफिनेशन ऑफ एथिक्स हो गई। इसेंस ऑफ एथिक्स के अंदर अब हम देखते हैं क्या एथिक्स नहीं होता है। जैसे हमने बात की थी कि मोरालिटी, रिलीजन, फीलिंग, लॉ, ये सब। तो सबसे पहले मोरालिटी बहुत सिंपल है कि इट इज़ इंडिविजुअल सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। ये तो हुआ मोरालिटी की डेफिनेशन। अब ये एथिक्स और मोरालिटी में बेसिक डिफरेंस क्या है हम समझ तो चुके ही हैं बेसिक ऑफ एथिक्स में, लेकिन यहाँ पर दो थिंकर्स थे, उन्होंने इनके बारे में जो डिफरेंस बताया बस उसी को मेंशन करना था। एक चीज़ और, थिंकर्स और फिलोसफर्स के बारे में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेसेसरी होगा बस वहीं मैं फ़िलोसफर और थिंकर्स का नाम यूज़ करूँगा। बहुत ज़्यादा बॉम्बार्डमेंट करना फिलोसफर और थिंकर्स का भी ठीक नहीं है एथिक्स के लिए, बिकॉज एथिक्स जो है वो हमारी इंट्रिंसिक पर्सनैलिटी को एवेल्युएट करने के लिए बनाया गया पेपर है, ना कि हम कुछ बुकिश रटी रटाई चीज़ों को पेपर पे छाप कर आ जाएँ। अगर ऐसा करते हैं तो समझ ही सकते हैं कि जो ज़्यादा जेन्युइनली आंसर्स लिखेगा उसको ऑब्वियसली ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। तो हम बहुत कोशिश करेंगे कि जहाँ नेसेसरी हो वहीं पे हम फिलोसफर या थिंकर्स को कोट करेंगे, अदरवाइज़ नॉर्मली जो बेसिक डिफरेंसेस या डेफिनेशंस हैं उन्हीं के सहारे हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे।
तो यहाँ पे रॉल्स और हैबरमस के जो स्टेटमेंट है वो इम्पॉर्टेंट लगे, तो दैट्स वाई आई हैव टेकन दीज। तो रॉल्स कहते हैं कि एथिक्स जो है ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, वाइल मोरालिटी सब्जेक्टिव इन नेचर। वन कैंट बी एथिकल अलोन, वन कैन बी मॉरली राइट अलोन। दिस इज द बेसिक डिफरेंसेस विच रॉल्स हैज़ प्रोवाइडेड। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अगर किसी को नहीं पता तो इसका सिंपली मीनिंग ये है, सब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पर ये है कि विच वेरीज अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल मेंस का पेपर क्वेश्चन एक होता है, लेकिन सब लोगों के अंदाजे से या नज़रिए से उसका अलग अलग आंसर आ जाता है या अलग अलग आंसर लिखते हैं, तो दिस इज़ सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, विच डजेंट वेरी, विच डू नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल्स, विच रिमेन्स सेम फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स का पेपर क्वेश्चन एक होगा, उसका आंसर भी एक होगा, सभी इंडिविजुअल के लिए एक ही होना चाहिए, तो दिस इज़ ऑब्जेक्टिव इन नेचर। सेम इसी तरीके से हैबरमस, वन ऑफ द ग्रेट फिलोसफर और थिंकर, इन्होंने भी एथिक्स और मोरालिटी के बीच में एक डिफरेंस दिया। इन्होंने कहा कि एथिक्स जो होता है वो कंसर्न होता है गुड लाइफ के लिए, लेकिन जो मोरालिटी होती है वो कंसर्न होती है गुड कंडक्ट के लिए। सो इतना ही बहुत है एथिक्स और मोरालिटी के अंदर डिफरेंस लिखने के लिए, अगर किसी भी जगह पे कोई क्वेश्चन आ जाता है विद इन द मेंस। अब हम इसके बाद देखते हैं कि रिलीजन और एथिक्स में क्या डिफरेंस है। लगते सिमिलर हैं कि रिलीजियस वैल्यू सारी की सारी रिलीजन जो है एथिकल कंडक्ट की बातें करता है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ डिफरेंसेस हैं, हम बस उनको हाईलाइट करेंगे। हम ज़्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज वी आर फोकसिंग टुवर्ड्स इसेंस ऑफ एथिक्स। हम एक रेफरेंसा देते हुए रिलीजन का आगे बढ़ते हैं। तो रिलीजन और एथिक्स के बीच जो मेन डिफरेंस क्या है, रिलीजन जो होता है इट इज़ बेस्ड ऑन फेथ, वाइल एथिक्स बेस्ड ऑन रैशनैलिटी और वेलबींग ऑफ ह्यूमन बींग्स या फिर लिविंग बींग्स। रिलीजन सेंटर्ड टुवर्ड्स गॉड और सुपर एंटिटी, वाइल इन केस ऑफ एथिक्स, एथिक्स इज सेंटर्ड टुवर्ड्स लिविंग बींग्स या फिर ह्यूमन बींग्स। अब ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया ताकि क्लियरली इन चीज़ों का एक बारी क्लैरिटी हो जाएगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जैसे जैसे हम फर्दर सिलेबस में और डेप्थ में घुसते हुए चले जाएंगे। तो रिलीजन और एथिक्स में रिलेशन कैसे और कैसे डिफरेंसेस हैं। अब किसी किसी जगह पे ऐसा भी तो हो सकता है कि जो इंसान रिलीजियस नहीं या फिर एथीस्ट है वो एथिकल कंडक्ट शो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। दैट इज़ वाई रिलीजन के बिना भी एथिक्स का एग्जिस्टेंस है। और सेम ऐसी रिलीजियस, बहुत सारी रिलीजियस वैल्यूज़ ऐसी हैं या फिर रिलीजियस ट्रेडिशंस या फिर नॉर्म्स ऐसे हैं या फिर रिचुअल्स ऐसे हैं जिनका एथिक्स से कोई लेना देना नहीं है। और रिलीजन एथिक्स के बिना भी इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं या वैल्यूज़ ऐसी हैं जिन्होंने एथिक्स को और सपोर्ट किया है। फॉर एग्जांपल ये जो ओवरलैपिंग एरिया है, इंटरसेक्शन है, इनका एग्जांपल अगर हम दें, 10 कमांडमेंट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी जो है वो सपोर्ट करता है एथिक्स को। जैनिज़्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, पंच महाव्रत हैं कि डू नॉट स्टील या फिर डू नॉट टेल अ लाई, ये सब ये भी एथिक्स को सपोर्ट करते हैं। ऐसी बुद्धिज़्म के जो कॉन्सेप्ट हैं, बुद्धिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है कि मिडल पाथ को फॉलो करना है या फिर ह्यूमन सफरिंग्स को दूर करना है, तो ये सब भी ओवरलैप करती हैं एथिक्स के साथ। तो रिलीजन एथिक्स को प्रमोट भी करता है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो रिलीजियस पर्सन हो वही एथिकल कंडक्ट शो करे, जो रिलीजियस एथीस्ट बंदा हो वो भी एथिकल कंडक्ट शो कर सकता है, और रिलीजन इंडिपेंडेंटली एथिक्स से एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज़ द डिफरेंसेस, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन रिलीजन एंड एथिक्स। अब हम देखते हैं कि फीलिंग और एथिक्स में क्या डिफरेंसेस है। एक चीज़ मैं यहाँ पर अभी बहुत क्लियरली मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है एसेंस ऑफ एथिक्स, इसको आप बुक से या कहीं और जगह से पढ़ें तो थोड़ा हैक्टिक सा लगता है, इसमें थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बोरिंग सा जा रहा है, लेकिन आपको एक एक चीज़ को अगर अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से समझना है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों के बीच में डिफरेंसेस पता होने बहुत ज़रूरी है। अभी शायद स्पीड थोड़ी स्लो रहे क्योंकि अभी बेस बन रहा है, स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं। जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी कवर होती चली जाएंगी। तो अभी फोकस करते हैं कि फीलिंग और एथिक्स जो है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। कभी कभी ऐसा फील होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं, जो हमारी इमोशनल स्टेट होती है, वो एथिकल कंडक्ट्स को लीड करती है, सपोर्ट करती है। हाँ, हो सकता है, लेकिन
ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो भी जितनी भी इमोशनल स्टेट्स हों वो एथिकल प्रिंसिपल्स को अपहेल्ड करें, बिकॉज जो एथिक्स होता है वो इमोशन के साथ साथ, बिसाइड्स इमोशन इट अपहोल्ड्स रैशनैलिटी इज़ वेल। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल ये है कि सपोज़ आप किसी बाज़ार में घूम रहे होते हैं, अचानक से कहीं पे शोर हो जाता है कि चोर चोर चोर। क्या होता है कि पब्लिक उसको पकड़ती है चोर को और फिर मारने लग जाते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द इंसिडेंट अगर वो चोर मर जाता है तो क्या हुआ? फीलिंग में आकर इमोरल अनएथिकल कंडक्ट हुआ, अनएथिकल काम हुआ। तो ये ज़रूरी नहीं कि जितनी भी फीलिंग हो, इमोशनल स्टेट्स हों, वो सारी की सारी एथिकल कंडक्ट को लीड करें, सपोर्ट करें। सो दिस इज़ द फाइन डिफरेंस बिटवीन फीलिंग एंड एथिक्स। अब हम देखते हैं कल्चरल नॉर्म्स। अब कल्चरल नॉर्म्स कैसे अलग हो सकती हैं एथिक्स से? कल्चरल नॉर्म बेसिकली होती क्या है? दीज नॉर्म्स आर टू प्रोटेक्ट प्रमोट कल्चरल आइडेंटिटी। वो जितनी नॉर्म जो प्रोटेक्ट करें या प्रमोट करें कल्चरल आइडेंटिटी को, किसी एक जगह के कल्चर को। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोवर्ब बहुत यूज़ होता है, वैन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। अब ये जो है ये कल्चरल नॉर्म है, बट क्या ये एथिकली सही है? बिकॉज इट रिस्ट्रिक्ट्स द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर, या फिर ये बाउंडेशंस लगाती है, रिस्ट्रिक्ट करती है और थोड़ा सा प्रमोट करती है किसी एक जगह के ही कल्चर को, तो ये अनएथिकल अपीयर होती है। सो दिस इज़ नॉट एथिकल इन नेचर। सेम एज इट इज़ यूएसए में एक टाइम पे कल्चर हो चुका था स्लेवरी का, इन 17th 18 19 सेंचुरी। इतना ज़्यादा जब वहाँ पे स्लेवरी के बारे में इश्यूज थे तो वहाँ का कल्चर था तो वो भी अनएथिकल था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एथिकल नॉर्म्स, कल्चरल नॉर्म्स एंड एथिकल प्रिंसिपल्स। कहीं कहीं पे ओवरलैप भी होती हैं कल्चरल नॉर्म्स और एथिक्स। फॉर एग्जांपल, वसुधैव कुटुंबकम विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। तो कहीं कहीं पे ओवरलैपिंग है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि कल्चरल नॉर्म्स आर इक्वल टू एथिक्स। हाँ, सिमिलर है, कहीं कहीं पे ओवरलैपिंग है, बट कम्प्लीटली दीज आर नॉट इक्वल टू एथिक्स। एथिक्स का अपना एक अलग डोमेन है। सो दैट इज़ वाई वी आर डीलिंग अबाउट इसेंस ऑफ एथिक्स। अब हम देख चुके हैं कि मोरालिटी कैसे नहीं है, रिलीजन कैसे नहीं है, फीलिंग कैसे नहीं है, और कल्चरल नॉर्म्स कैसे एथिक्स के इक्वल नहीं है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ लॉ। लॉ हमारे इसेंस ऑफ एथिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम लॉ के बारे में देखते हैं कि लॉ एथिक्स कैसे नहीं है और कैसे रिलेटेड है। जनरली लॉ क्या होता है? लॉ जो होता है वो होता है कोडिफाइड फॉर्म्स ऑफ एथिकल प्रिंसिपल, यानी कि जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं की कोडिफाइड फॉर्म होती है लॉ। दिस इज़ द क्रक्स ऑफ लॉ, यही बेसिक डेफिनेशन है। अब ये जो पेरिफेरल एस्पेक्ट्स लिखे हैं वो एथिक्स से डिफरेंस क्रिएट करने के लिए लिखे गए हैं। लॉज जो होते हैं वो हैविंग एनफोर्समेंट पावर, दीज इंड्यूसेस एंड रेस्ट्रेंट सर्टेन एक्शंस, पेनल्टी फॉर देयर वायलेशन। ये सारे लॉ में होता है। लास्ट के 3 जो एस्पेक्ट्स हैं वो लॉ के अंदर हैं, बट एथिक्स के अंदर नहीं होता। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। अब एक चीज़ और, जो लॉ होते हैं वो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर 95% केसेस दीज आर द कोडिफाइड फॉर्म्स ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स। बट कभी कभी क्या होता है, जब अथॉरिटेटिव बॉडीज़ होती हैं या फिर लॉ मेकर्स होते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैशनल या मोरालिटी डिसीजन जो होते हैं, वो उनके थ्रू क्या होता है, कभी कभी जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उनका वायलेशन होता है। फॉर एग्जांपल, आईपीसी सेक्शन 124A सेडिशन लॉ, सिमिलरली क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। तो ये सारे लॉज क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एथिकल वायलेशंस, एथिकल प्रिंसिपल्स का वायलेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने लॉज हैं, मोस्ट ऑफ द लॉज आर एथिकल इन नेचर, बट समटाइम्स दे ऑल्सो वायलेट्स एथिकल प्रिंसिपल्स। तो लॉ भी जो है वो एथिक्स के इक्वल नहीं है, सिमिलर है या ओवरलैपिंग है, बट नॉट कम्प्लीटली इक्वल टू लॉ। सो अब लॉस के साथ साथ रिलेटेड 2 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है जो मैंने सोचा यहीं पे कवर कर दी जाएं। उनमें से एक है रूल्स एंड रेगुलेशंस।
तो लॉ, रूल एंड रेगुलेशन ये आपस में कैसे कनेक्टेड हो, क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले हम रूल देखते हैं। लॉ हम समझ चुके हैं कि दीज आर द कोडिफाइड फॉर्म्स ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स। अब रूल्स देखते हैं। रूल्स एक्चुअली नथिंग बट दीज आर टू क्लैरिफाई द लॉज एज लॉज आर इन स्केलेटन फॉर्म। जब भी लॉज बनते हैं वो स्केलेटन फॉर्म में बनाए जाते हैं, उनको क्लैरिफाई करने के लिए। उनके अंदर जो लूप होल्स हैं, नॉट लूप होल्स, उनके अंदर जो गैप्स रह जाते हैं, टू फिल द गैप्स इन द लॉ रूल्स बनाए जाते हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल ये है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था 2019 का, वो पास तो बहुत पहले हो चुका है लेकिन अभी तक वो एनफोर्स नहीं हुआ है। सो उसका जो बेसिक रीज़न यही है कि उसके जो रूल्स हैं अभी तक ड्राफ्ट नहीं हुए हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न विच हैज़ेंट बीन एनफोर्स्ड येट। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन लॉज एंड रूल्स। अब रेगुलेशन क्या होती हैं, ये होती रूल्स ही हैं, रूल्स ही होते हैं, बट ये मेड बाय एन अथॉरिटी होते हैं और फॉर्मल इन नेचर होते हैं। तो फिर रूल्स फॉर्मल इन नेचर नहीं होते। द केस ऑफ रूल्स, द केस रिलेटेड विद रूल्स इज़ दैट दीज कैन बी इनफॉर्मल एज वेल। जो रूल्स हैं इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। कैसे? रूल्स कैन बी मेड बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी अपना रूल बना सकते हैं। कोई इंडिविजुअल हो जो बड़ी कॉरपोरेशन का ओनर हो, वो भी रूल्स बना सकता है, वो इनफॉर्मल हो सकते हैं। बट जो रेगुलेशंस होती हैं, regulations are always made by an authority which are formal in nature. So this is the relation between rules, regulation and their differences. अब फाइनली हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे कि सेंस ऑफ एथिक्स जो होता है इन ह्यूमन एक्शंस और इन ह्यूमन इंटरफेस, इसका जो क्रक्स है वो क्रक्स ये है कि एथिक्स कभी भी, जैसा कि हमने स्टार्ट किया था सोसाइटी से, कि एथिक्स डू नॉट सस्टेन इन आइसोलेशन। एथिक्स कभी भी आइसोलेशन में सस्टेन कर ही नहीं सकता। एंड इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन एंड द कंटेक्स्ट। बिना कंटेक्स्ट और सिचुएशन के आप व्हाट इज़ एथिकल कंडक्ट, यू कैन नॉट डिफाइन व्हाट इज़ द एथिकल कंडक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग और एनालाइजिंग द सिचुएशन और कंटेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन। सो दिस इज़ फॉर द डे। आई होप मैंने कोशिश तो की आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ सारे के सारे टॉपिक्स टू द पॉइंट। जो इजेंस ऑफ एथिक्स का टॉपिक है ये लगता थोड़ा सा ऐसा है कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं अगर आपको बेसिक्स अच्छे से पता हों, बट हमें सिलेबस वाइज अगर इन चीज़ों को कवर करना और कोई भी चीज़ ना छूटे, इस चीज़ को अगर ध्यान रखते हुए सिलेबस कवर करना है, तो हमें इस तरीके से टॉपिक वाइज सब्जेक्ट, मतलब हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए चलना ही पड़ेगा। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जब आप लास्ट में जब मेंस आएगा इस चीज़ का रियलाइजेशन तभी होता है जब आपका मेंस बहुत पास हो और आपके पास ऐसे नोट्स ना हो। तब जो एनग्जाइटी होती है आप समझ सकते हैं जब मेंस देते हैं, उस एनग्जाइटी का लेवल क्या होता है। अगर आपके पास पहले से ये सारे नोट्स कंप्लीट हों तो यकीन मानिए आप 5-6 रिवीजन कर लेंगे ना एथिक्स के, तो एथिक्स के दिन, एथिक्स का पेपर जिस दिन होगा उस दिन आपको रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो आपके एग्जाम्पल्स हैं जो आपने और वैल्यू एडिशन करी है उसको थोड़ा सा पेपर में अच्छे से प्रेजेंट करना है और एथिक्स का पेपर बहुत अच्छा जा सकता है इन दैट सिचुएशन अगर आपके पास उस टाइम पे नोट्स रेडी हों। सो बी केयरफुल, बी कॉन्शियस कि आपके नोट्स अच्छे से बनते रहें। ज़रूरी नहीं कि आप यहीं से बनाएं, आपको बस समझ आना चाहिए कि इन चीज़ों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं, मैंने तो कोशिश करी है कि टू द पॉइंट चीज़ों को लिखूं और कम से कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँ। सो दिस इज़ फॉर द डे। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, यू कैन कमेंट below the video. I will try to incorporate that thing in these lectures. So thank you for the day. Take care. Bye bye. See you in the next lecture.